हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो हम देख रहे हैं वो है कोऑपरेटिव प्रोसेस। और ये क्या होता है? अगर एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन या उसका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम डिपेंड करता है या अफेक्ट करता है दूसरे प्रोसेसेस को भी, तो उन दोनों प्रोसेसेस को हम कहेंगे कि दे आर कोऑपरेटिव अमंग ईच अदर, सो दोज आर कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। अगर एक का प्रोसेस का जो बर्स्ट टाइम है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर प्रोसेस, तो हम उन दोनों प्रोसेस को कहेंगे कि इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं। अब हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, तो अगर वो कोऑपरेटिव प्रोसेस होंगे तो वो शेयर करेंगे वेरिएबल्स को और रिसोर्सेज को। तो फ्रेंड्स, अब हमें तीन चीज़ें इसमें देखनी है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में। प्रॉब्लम्स दैट अराइज नॉट हैविंग सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द टू प्रोसेसेस। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का ये मतलब होता है कि वन मोर देन वन प्रोसेसेस जब एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो उनमें सिंक्रोनाइजेशन है कि नहीं। सिंक्रोनाइजेशन होने का मतलब ये है कि अगर एक का एग्जीक्यूशन हम करें और उसके एग्जीक्यूशन को हम बीच में प्रीएम्प्ट करके दूसरे का एग्जीक्यूशन करें, और अगर हमारा आंसर जो है फॉर अ गिवन टू प्रोसेसेस अगर बार बार चेंज हो, वेरी करे, तो हम कहेंगे कि उन दोनों प्रोसेस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं अगर दो प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि कंडीशंस जो फॉलो करनी चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव दिस सिंक्रोनाइजेशन। और तीसरा हम देखेंगे सॉल्यूशंस फॉर द गिवन सिंक्रोनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली प्रॉब्लम हम देखते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। इसमें क्या क्या गिवन है हमारे पास? एक प्रोड्यूसर है जो कि एक प्रोग्राम है, एक कंज्यूमर है जो कि अगेन एक प्रोग्राम है, एक काउंट वेरिएबल है जो ये दोनों प्रोड्यूसर कंज्यूमर शेयर कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद एक इन वेरिएबल है जो ये डिटरमाइन करता है कि इस समय बफर में कितने प्रोसेसेस हैं और नेक्स्ट प्रोसेस हम कहाँ इंसर्ट करेंगे। और आउट वेरिएबल ये डिफाइन करता है कि इस समय हम कौन से वाले बफर के पोर्शन से वैल्यूज निकाल सकते हैं फॉर कंज्यूमर। और एक बफर है जो कि शेयर्ड है। तो फ्रेंड्स, अब हम ये प्रोड्यूसर का कोड देखते हैं। प्रोड्यूसर के कोड में हम देखेंगे int count इक्वल्स टू 0, वॉइड प्रोड्यूसर एन ब्रैकेट वॉइड, तो ये कोई पैरामीटर्स नहीं ले रहा है, int आइटम p विच इज आइटम ऑफ द प्रोड्यूसर। देन एक इनफाइनाइट लूप है वाइल ट्रू जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं आइटम विच इज नोन एज आइटम p। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वाइल काउंट डबल इक्वल्स टू n। अगर काउंट डबल इक्वल्स टू n है और यहाँ सेमी कोलन है तो ये एक इनफाइनाइट लूप में फर्दर चला जाएगा। Then buffer at in equals to item p, then in equals to in plus 1 mod n, and count equals to count plus 1। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने देखा कि ये सारे प्रोड्यूसर के स्टेटमेंट्स हैं। अब जब बफर फुल होगा तो काउंट की वैल्यू n के बराबर होगी, तो प्रोड्यूसर चाह के भी कोई आइटम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और बफर में स्टोर नहीं कर पाएगा। और फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 है, ये 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शन से मिलके बन रहा है। वन इज rp टेकिंग m ऑफ काउंट, सेकेंड इज इंक्रीमेंटिंग rp, एंड थर्ड इज मेमोरी एट काउंट इक्वल टू rp। देखेंगे कंज्यूमर के साइड पे, तो वी हैव वॉइड कंज्यूमर वॉइड int आइटम c वाइल ट्रू वाइल काउंट डबल इक्वल्स टू 0। तो ये बताता है कि अगर इन केस काउंट की वैल्यू 0 हो गई तो मतलब बफर की वैल्यू 0 है, बफर में कोई भी एंट्रीज नहीं है, तो हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे कोई भी एंट्रीज को। तो इसीलिए अगर काउंट की वैल्यू 0 होगी तो ये इनफाइनाइट लूप में स्टक हो जाएगा। आइटम सी इक्वल्स टू बफर एट आउट, इसका ये मतलब है कि अगर काउंट की वैल्यू कुछ है, मतलब हम कंज्यूम कर सकते हैं बफर से, तो आइटम सी में बफर एट आउट आ जाएगा। देन आउट इक्वल्स टू आउट प्लस 1 मॉडर्न एंड काउंट इक्वल्स टू काउंट माइनस 1। काउंट का मतलब कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं हमारे बफर में। तो ये 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शन से मिलके बना है। सबसे पहला कि मेमोरी वैल्यू ऑफ काउंट विल गो टू आरसी रजिस्टर, देन आरसी में हम डिक्रीमेंट करेंगे एंड देन वापस मेमोरी में स्टोर करेंगे। तो इन इज द वेरिएबल विच इज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट इन द बफर। तो इन का मतलब ये है कि ये प्रोड्यूसर में बताएगा कि नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट कहाँ है बफर में, ताकि हम उस पर वैल्यूज प्रोड्यूस कर पाएं। आउट इज द वेरिएबल विच इज यूज्ड बाय द कंज्यूमर टू आइडेंटिफाई फ्रॉम वेयर इट हैज टू
कंज्यूम द आइटम। तो आउट जो वेरिएबल है वो बताता है कस्टमर को कि कहाँ से उसको आइटम कंज्यूम करना है। काउंट इज द वेरिएबल दैट इज यूज्ड बाय बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फील्ड स्लॉट्स इन द बफर। काउंट एक ऐसा वेरिएबल है जो कि बताता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर को कि नंबर ऑफ फील्ड स्लॉट्स कितने हैं बफर में। तो शेयर रिसोर्सेज यहाँ पे क्या क्या हो गया, बफर हो गया, काउंट हो गया। अब तीसरी चीज ये है फ्रेंड्स कि अगर इंटरप्ट आता है इसके बीच में, तो लेट्स से इंटरप्ट की वैल्यू, इंटरप्ट यहाँ पे आता है आरपी पे, इंक्रीमेंट आरपी पे, तो पहले इंक्रीमेंट होगा तभी वो इंटरप्ट फिर सर्व होगा। तो करंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होगा फिर इंटरप्ट सर्व होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक इंटरप्ट आता है आरसी गिव्स आरसी -1 पे, तो पहले ये प्रोसेस कंप्लीट होगा और फिर इंटरप्ट सर्व होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम इस तरीके से प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को देखते हैं तो इसमें सिंक्रोनाइजेशन का इशू है, क्योंकि अगर हम देखें तो अगर इंटरप्ट ये इंक्रीमेंट आरपी पे आता है एंड देन इंटरप्ट ये डिक्रीमेंट आरसी पे आता है, तो यहाँ के बाद अगर हम फिर दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कई सारी वैल्यूज मिल रही हैं काउंट की, तो विच इज़ नॉट करेक्ट। हमें एक सिंगल वैल्यू चाहिए काउंट की जो कि हमें ये बता सके कि कितने आइटम्स हैं। तो फ्रेंड्स दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम पे। रीडर और राइटर ये दो तरीके के प्रोसेसेस होते हैं। रीडर जैसे कि नाम सजेस्ट करता है इट इज़ यूज टू रीड द रिकॉर्ड्स, और राइटर क्या करता है, इट अपडेट्स और राइट्स द रिकॉर्ड्स। तो और एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को हम टेबल कहते हैं। तो शेयरेबल रिसोर्स इसमें क्या है, टेबल, और जो रीडर है और राइटर है ये दो प्रोसेसेस हैं जो कि इस टेबल से या तो रीड करते हैं डेटा या तो नया क्रिएट करके अपडेट करते हैं। केवल अगर रीडर्स रहे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम तब होगा जब रीडर राइटर एक्सेस ऑन द सेम रिकॉर्ड। तो मतलब कि अगर केवल रीडर्स रहे रीड करने के लिए तो हमें इसमें सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर रीडर राइटर्स दोनों होते हैं और दोनों सेम रिकॉर्ड को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं देन इट इज अ सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। तो ऐसा हो सकता है कि रीडर एंड राइटर विल स्टार्ट फ्रॉम अ डिफरेंट रिकॉर्ड, लेकिन सम पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है कि दे कम टू द सेम रिकॉर्ड। सो टेबल इन अदर सेंस बिकम्स अ क्रिटिकल सेक्शन बिटवीन द रीडर एंड राइटर प्रोसेस। क्रिटिकल सेक्शन का ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि ऐसा कोड जिसमें सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो if we have only one reader and one writer, both want to access and table becomes the critical section। तो इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें अगर हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाला प्रिंसिपल इंक्लूड करना है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब कि एक टाइम पे केवल एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर पाए, तो हम क्या लेंगे, एक सीमाफोर वेरिएबल लेंगे। बाइनरी सीमाफोर मतलब कि या तो 0 हो सकती है इसकी वैल्यू या तो 1 हो सकती है, एंड द वेरिएबल नेम इज म्यूटेक्स। तो बाइनरी सीमाफोर म्यूटेक्स इक्वल्स टू 1, और हम क्या करेंगे, ये डाउन प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। डाउन प्रोसेस का ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो भी करंट वैल्यू है उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी बाय यूजिंग 1। तो सीमाफोर अगर है तो म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है तो डाउन करने पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब एक्सेस द टेबल, देन वेट म्यूटेक्स, वेट और अप म्यूटेक्स हम कह सकते हैं इसको। तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने देखा कि वन रीडर वन राइटर प्रॉब्लम में हम केवल एक म्यूटेक्स वेरिएबल जो कि बाइनरी सीमाफोर है उसको यूज करके म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वन राइटर वन रीडर प्रॉब्लम क्या होती है और वन रीडर राइटर प्रॉब्लम क्या होती है। एक और पार्ट जिसमें मल्टीपल रीडर्स हैं और राइटर्स हैं। अज्यूम ए रीडर्स आर देयर एंड बी राइटर्स। नाउ इसमें कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें पहली प्रॉब्लम है फर्स्ट रीडर राइटर प्रॉब्लम। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि इनिशियली एक रीडर एक राइटर होता है, एंड देन हम दूसरा केस देखेंगे जिसमें मल्टीपल रीडर्स और सिंगल राइटर होगा। तो लेट्स से वी हैव वन रीडर और वन राइटर प्रोसेस। इसका मतलब कि या तो एक रीडर है या तो एक राइटर है, मतलब टोटल केवल एक प्रोसेस है सिस्टम में। तो अगर रीडर होगा तो वो अलाउ हो जाएगा और या तो राइटर होगा तो वो अलाउ हो जाएगा। Then again at time t equals to 2 we have one reader and one writer process। तो इसमें भी फ्रेंड्स in order to have synchronization या तो एक रीडर पहले होगा एंड उसके बाद म्यूचुअल एक्सक्लूजन को करने के लिए इसमें हम सीमाफोर्स यूज कर सकते हैं, और या तो एक राइटर होगा एट एनी टाइम एनी वन इज अलाउड।
अब फ्रेंड्स तीसरा केस है जिसमें मल्टीपल रीडर्स होंगे और केवल एक राइटर होगा। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर मान लीजिए टाइम t इक्वल्स टू 1 पे हमारे पास रीडर 1 आया, देन रीडर 1 शेड्यूल हो गया। शेड्यूल होने का मतलब कि उसने क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर लिया। देन जो पहला राइटर प्रोसेस है दैट इज़ वेटिंग। नाउ सेकेंडली एट टाइम t इक्वल्स टू 2 अगर हमारे पास दूसरा रीडर प्रोसेस आया, और इसमें सिंस ये चीज़ होती है कि हम प्रायोरिटाइज करते हैं रीडर्स को, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द चांस टू राइटर प्रोसेस अगेन द रीडर प्रोसेस एंटर्स इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ऐसे ही t इक्वल्स टू 3 पे अगर ऐसे ही रीडर प्रोसेसेस आते रहेंगे तो कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब राइटर प्रोसेस को चांस ही नहीं मिलेगा क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करने का। तो इससे ये होगा कि राइटर प्रोसेस को स्टारवेशन हो जाएगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम सिंस द राइटर रीडर्स आर प्रायोरिटाइज, दिस इज द प्रॉब्लम इन द फर्स्ट रीडर राइटर कि जो राइटर प्रोसेस है दैट में हैव टू फेस स्टारवेशन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फर्स्ट रीडर राइटर प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक और राइटर रीडर प्रॉब्लम देखेंगे फर्स्ट राइटर रीडर प्रॉब्लम। तो अगर एक राइटर एंटर कर चुका है टेबल में तो कोई रीडर्स एंटर नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि राइटर क्या करेगा, किसी भी सेल को अपडेट कर रहा होगा टेबल में, और अगर उसी समय कोई रीडर एंटर करता है और उसने उसको उसी सेल की वैल्यू चाहिए तो ही मे गेट इनकंसिस्टेंट वैल्यू। दूसरी चीज़ ये है कि इफ़ अ राइटर हैज़ एंटर्ड इनटू टेबल नो अदर राइटर्स कैन एंटर। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास इनकंसिस्टेंसी ऑफ वैल्यूज़ हो जाएगी अगर मल्टीपल राइटर्स टेबल में एंटर कर गए। लेकिन अगर एक रीडर एंटर किया है तो दूसरे रीडर्स एंटर कर सकते हैं, बिकॉज अपडेट या न्यू वैल्यूज़ नहीं जा रही होंगी, राइट नहीं हो रही होंगी। तो रीड करने के लिए अगर एक रीडर एंटर किया है देन अदर रीडर्स कैन ऑल्सो एंटर, बट राइटर कैन नॉट एंटर। राइटर क्यों नहीं एंटर कर सकता? क्योंकि इन केस अगर रीडर कोई सेल रीड कर रहा है और राइटर आ गया और उसने उस सेल को चेंज कर दिया, देन क्या होगा कि रीडर इनकंसिस्टेंट वैल्यू रख सकता है अपने पास। तो जैसे पिछले फर्स्ट रीडर राइटर प्रॉब्लम में था कि स्टारवेशन हो जा रहा था राइटर को, तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, द स्टारवेशन ऑफ राइटर को, वी गिव प्रायोरिटी टू द राइटर्स। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं इसमें, लेट्स से टाइम t इक्वल्स टू 1 पे रीडर और राइटर दोनों में से कोई एक अवेलेबल है, तो जो भी अवेलेबल है हम उसको टेबल में एंटर कर देंगे। t इक्वल्स टू 2 पे रीडर एंड राइटर, इसका मतलब कि दोनों अगर अवेलेबल हैं तो राइटर को प्रायोरिटी मिलेगी और राइटर को एंट्री मिल जाएगी। अब t इक्वल्स टू 3 पे लेट्स से कि रीडर 1 और रीडर 2 आए। अगर अब राइटर आता है तो राइटर को वेट करना पड़ेगा, ही कैन नॉट गेन एक्सेस इनटू द टेबल। अगर कोई रीडर आता है इसके बाद, राइटर के आने के बाद, तो वो रीडर भी वेटिंग में होगा। दिस विल इंश्योर दैट कि जब भी कभी अब रीडर 1 रीडर 2 वहां से निकलते हैं टेबल से, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी मिलेगी वो राइटर को मिलेगी अदर देन द रीडर। नोन एज डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम। अब इस डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम में चीज़ें क्या होती हैं कि लेट्स से वी हैव m फिलोसोफर्स विच इज सिटिंग। तो m की वैल्यू हमने यहाँ 4 ले रखी है, दैट इज 0 1 2 3। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट कि हमारे पास जितने फिलोसोफर्स हैं उतने स्पून्स भी हैं। सो 4 स्पून्स आर देयर एंड स्पून्स आर द शेयरेबल आइटम्स। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि इफ द फिलोसोफर पिक्स अप बोथ द स्पून्स, दैट इज वन टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट एंड द अदर टुवर्ड्स इट्स राइट, देन ओनली ही विल बी एबल टू ईट। तो फ्रेंड्स अगर हम इसका एक इम्प्लीमेंटेशन देखें तो ये इम्प्लीमेंटेशन है कि फिलोसोफर ए इज द इंडेक्स ऑफ द फिलोसोफर, वेर एज वाइल वन एक इनफाइनाइट लूप चलेगा जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल process the philosopher will be in thinking state, then he will pick spoon towards his left, he will pick spoon towards his right, and this is done because they are sitting on a circular table. Then they will eat, then they will place down their spoon for the other philosophers to eat. So if we see here, then the code has a deadlock. deadlock का मतलब ये होता है कि अगर किसी फिलोसोफर ने लेफ्ट स्पून उठा लिया और बाकी उसको राइट स्पून नहीं मिल रहा है, एंड देन if this condition happens for all the other philosophers, then there is a deadlock in the system, क्योंकि कोई फिलोसोफर फिर eating state में आ नहीं पाएगा। तो the thing here is, the condition is कि if all the philosophers pick up their left spoon and then they preempt का मतलब ये है कि then they do not do anything। तो सारे अगर लेफ्ट स्पून उठा लेंगे, then जिसका राइट स्पून
अगर हम देखने की कोशिश करें तो राइट स्पून उन्हें मिलेगा नहीं, because all of them have picked up one spoon and there are only m spoons for m philosophers, so no one will be able to eat and hence there will be a deadlock in the system. So friends, इसका जो implementation है correct वो हम next class में देखेंगे. Deadlock क्या होता है? If two or more processes are waiting on some event to happen which never happens. मतलब कि दो और दो से ज़्यादा processes है हमारे पास और वो किसी event के होने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो और वो इवेंट कभी ना करे, देन दोज प्रोसेस आर सेड टू बी इन्वॉल्व इन डेडलॉक. तो सबसे पहले हम थोड़ी टर्मिनोलॉजी देखेंगे डेडलॉक की. सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है प्रोसेसेस. तो प्रोसेसेस हमारे ये राउंड से सर्कल में दिखते हैं P1 एंड P2. देन रिसोर्सेज हमारे ये रेक्टेंगल में देते हैं R1 एंड R2. रिक्वेस्टिंग का मतलब कि प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ एज पे जाएगा, तो ये रिक्वेस्टिंग होगा. तो प्रोसेस P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर वन इंस्टेंस ऑफ R1. देन एलोकेटेड का मतलब क्या होता है कि R1 रिसोर्स इज एलोकेटेड टू P1, मतलब P1 प्रोसेस हैज बीन एलोकेटेड विद वन इंस्टेंस ऑफ R1. तो अब फ्रेंड्स देखेंगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज अ ग्राफ कंटेनिंग वर्टिसेस एंड एजेस. अब जो वर्टिसेस होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज, और जो एजेस होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय रिक्वेस्ट एंड एलोकेशन एज. अब फ्रेंड्स अगर हम ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ देखें, देन दे हैव टू और मोर प्रोसेसेस, दे आर वेटिंग फॉर सम इवेंट टू हैपन एंड द इवेंट नेवर हैपेंस. तो हो क्या है फ्रेंड्स इसमें कि R1 इस को P1 को एलोकेट हुआ है R1 और P1 वेट कर रहा है R2 पे, और R2 एलोकेट हुआ है P2 को और P2 वेट कर रहा है R1 पे. तो P1 R1 को छोड़ेगा नहीं बिकॉज उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड सिमिलरली P2 R2 को छोड़ेगा नहीं. तो ये एक तरीके से हमारी साइकिल बन गई है डिपेंडेंसीज की, तो इसलिए इसमें डेडलॉक होगा. अब दूसरा अगर हम देखें तो इसमें कोई डेडलॉक नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर R1 को दिया गया है प्रोसेस P3 प्रोसेस को और P3 एग्जीक्यूट कर लेगा तो R1 का एक इंस्टेंस मिल जाएगा जो कि P2 यूज कर लेगा. सिमिलरली यहाँ P4 एग्जीक्यूट कर जाएगा R2 के एक इंस्टेंस पे और वो फिर P1 R2 को यूज कर लेगा. तो सिमिलरली नो डेडलॉक एग्जिस्ट इन द R4 रिक्वेस्ट एंड रिलीज. तो होता क्या है फ्रेंड्स कि प्रोसेस जो है रिक्वेस्ट करता है एक रिसोर्स के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर वैलिडेट करता है रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोसेस को, और ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है कि रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं. अगर रिसोर्स अवेलेबल है तो क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम? इट विल एलोकेट टू दैट प्रोसेस हु इज आस्किंग फॉर द रिसोर्स. अदरवाइज अगर अवेलेबल नहीं है तो प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा. प्रोसेस को अगर मान लीजिए 3 रिसोर्सेज चाहिए तो जब तक उसे सारे 3 रिसोर्सेज नहीं मिल जाते तब तक वो एग्जीक्यूशन में नहीं जाएगा. अगर उसको नहीं मिलते हैं देन इट हैज़ टू स्टार्ट. द प्रोसेस रिलीजेस ऑल द रिसोर्सेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन. इसका ये मतलब होता है कि एक बार अगर कंप्लीशन हो गया प्रोसेस का तो प्रोसेस क्या करेगा? सारे रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा. तो फ्रेंड्स अभी इसमें देखते हैं हम कि एक न्यूमेरिकल कंसिडर अ सिस्टम विद n processes and 6 tape drives. If each process requires 2 tape drives to complete their execution, then for what value of n ensure deadlock free operation. तो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि 6 टेप ड्राइव्स हमारे पास और n प्रोसेसेस हैं. अब हमें n की वैल्यू निकालनी है और गिवन है कि हर प्रोसेस को 2 टेप ड्राइव चाहिए. तो अगर हम ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी अपनाएं कि हम सारे प्रोसेसेस को एक एक टेप ड्राइव दे दें और उसके बाद एक प्रोसेस का टेप ड्राइव कंप्लीट करा दें, मतलब P1 का अगर हम 2 टेप ड्राइव दे दें और बाकी सारे प्रोसेस को एक एक टेप ड्राइव दें तो हमारा डेडलॉक फ्री ऑपरेशन होगा, क्योंकि P1 एग्जीक्यूट होकर रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा. तो P2 यूज़ कर सकता है फिर सेकेंड टेप ड्राइव को, एंड देन P3 यूज़ कर सकता है, देन P4, देन P5. सो अगर हमें इसमें देखना है तो हम कितने ऐसे टेप ड्राइव्स हमारे पास बचे. एक तो जो सबसे पहले राउंड में हम एक एक टेप ड्राइव देंगे. तो लेट्स से वी हैव n इक्वल टू 6 प्रोसेसेस, n इक्वल्स टू 6 की वैल्यू n की वैल्यू अगर 6 है तो हम एक एक टेप ड्राइव सबको दे देंगे. लेकिन अब फिर इसके बाद हमारे पास टेप ड्राइव बचेंगे नहीं, जबकि हमें कितना चाहिए? 2 टेप ड्राइव्स चाहिए. तो स्टिल डेडलॉक हो जाएगा. तो इसीलिए फिर हम एक नीचे आते हैं n इक्वल्स टू 5. अब n इक्वल्स टू 5 में हमने एक एक टेप ड्राइव सबको दे दिया और बचा एक टेप ड्राइव, तो इससे हम P1 का एग्जीक्यूशन पूरा करा देंगे.
तो give one tape drive up till a total of 5 tape drives to the 5 process and then complete the execution of one process by giving it the last tape drive. So 5 processes are there. तो इससे हमें पता चलता है कि टोटल 5 processes का हम शेड्यूल कर सकते हैं. अब consider a system with 3 processes requiring 2 units of resource R to complete their execution. What is the minimum number of resources to ensure deadlock free operation? तो एक है P1, P2, P3. अब इन तीनों को हमने एक एक यूनिट ऑफ रिसोर्स दिया. अब एक P1 का हमने रिसोर्स कंप्लीट करा दिया. तो उससे क्या होगा कि ये जब P1 कंप्लीट हो जाएगा तो P2 को एक रिसोर्स मिल जाएगा और P3 को रिसोर्स मिल जाएगा. सो 4 यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर डेडलॉक फ्री ऑपरेशन. मतलब 4 यूनिट ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड होंगे अगर हमें डेडलॉक फ्री ऑपरेशन चाहिए तो. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल एंड उसके बाद देखेंगे डेडलॉक कैरेक्टरिस्टिक्स. तो consider a system with n processes and 6 tape drives. If each process requires 3 tape drives to complete their execution, then what is the maximum value of n to ensure deadlock free operation? अब फ्रेंड्स, जब भी हमें इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया है तो हम नंबर ऑफ टेप ड्राइव्स -1 से स्टार्ट करेंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि हर प्रोसेस को 3 टेप ड्राइव्स चाहिए. तो हम अगर n इक्वल टू 6 से स्टार्ट करते हैं तो हर प्रोसेस को केवल एक टेप ड्राइव मिल पाएगी एट मैक्स, जिससे हमारा डेडलॉक होगा. अब अगर हम n इक्वल टू 5 लेते हैं तो भी हमारा डेडलॉक होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 5 टेप ड्राइव्स एक एक टेप ड्राइव सारे प्रोसेस को दे दी तो उसके पास आपके पास बस एक टेप ड्राइव बचेगी. और उस टेप ड्राइव से अगर आप P1 को देते हैं तब भी P1 का ना तो रिक्वायरमेंट पूरा होगा ना तो वो रिलीज कर पाएगा. तो इसलिए n इक्वल टू 5 में भी डेडलॉक है. अब n इक्वल टू 4, 3, 2 ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे. तो n इक्वल टू 4 अगर हम देते हैं P1, P2, P3, P4 तो इसके कई सारी चीजें हो सकती हैं. अब अगर हमने 4 ऑलरेडी एलोकेट कर दिए, हमारे पास 2 टेप ड्राइव बची. अब या तो हम दोनों टेप ड्राइव P1 को दे दें तो वो कंप्लीट करके आगे दे देगा P2 को, या तो हम एक P ड्राइव P1 को दें और एक P ड्राइव P2 को दें. तो इसमें हमें क्या लेना होगा फ्रेंड्स? इसमें हमें ये देखना होगा, हमेशा हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि किसी भी फॉर्मेट में फॉर अ गिवन n वैल्यू, किसी भी फॉर्मेट में अगर किसी भी फॉर्मेट में वैल्यू जो है डेडलॉक दे रही है तो उस फॉर्मेट को हम नहीं कंसिडर करेंगे. अब जैसे मान लीजिए ये जो फॉर्मेट है इसमें 1 1 1 1 हमने साइन किया एंड देन यहाँ P1 को 1 दिया, P2 को 1 दिया. अब इस फॉर्मेट में अगर प्रोसेसेस को रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं तो अगेन डेडलॉक हो जाएगा. तो हमें क्या करना है, इसमें नेगेटिव वे के साथ चेक करना है. नेगेटिव वे का क्या मतलब है कि किसी भी गिवन वैल्यू ऑफ n के लिए क्या किसी भी फॉर्मेट में डेडलॉक हो सकता है. अगर किसी भी n के लिए किसी भी फॉर्मेट में डेडलॉक हो सकता है तो हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे. तो इस फॉर्मेट में n इक्वल टू 4 के लिए डेडलॉक हो सकता है. तो हम आगे बढ़ जाएंगे n इक्वल टू 3 पे. अब n इक्वल टू 3 पे भी इस फॉर्मेट में अगर हम देखें तो डेडलॉक हो सकता है. फिर हम आएंगे n इक्वल टू 2 पे. तो n इक्वल टू 2 पे अगर हम देखें तो हमने 3 प्रोसेस P1 को असाइन की और 3 प्रोसेस P2 को असाइन की. तो इस केस में नो डेडलॉक होगा. तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n दैट इंश्योर्स डेडलॉक फ्री ऑपरेशन. अब फ्रेंड्स आते हैं डेडलॉक कैरेक्टरिस्टिक्स पे. तो डेडलॉक्स के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. एक होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा होता है होल्ड एंड वेट, तीसरा होता है नो प्रीएम्पशन और चौथा होता है सर्कुलर वेट. तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है कि रिसोर्स या तो एक प्रोसेस को एलोकेट हो चुकी है या फिर ये फ्रीली अवेलेबल है. और देयर शुड बी अ 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एंड प्रोसेस. रिसोर्सेज और प्रोसेस के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप होने का ये मतलब है कि अगर एक गिवन प्रोसेस है और उसको एक रिसोर्स दे दिया गया तो उस प्रोसेस का उस रिसोर्स के साथ 1-to-1 रिलेशनशिप होगा. मतलब अब उस रिसोर्स को कोई दूसरा प्रोसेस नहीं यूज कर सकता जब तक ये वाला प्रोसेस उसको रिलीज ना करे. देन हमारे पास है होल्ड एंड वेट. होल्ड एंड वेट का ये मतलब होता है कि एक अगर रिसोर्स है तो कोई प्रोसेस उसको होल्ड कर रहा है और इट इज वेटिंग फॉर सम अदर रिसोर्स. तो दोनों चीजें एक साथ हमें देखनी है कि प्रोसेस इज होल्डिंग सम रिसोर्स और इट इज वेटिंग फॉर सम अदर रिसोर्स. तीसरा होता है नो प्रीएम्पशन. नो प्रीएम्पशन का मतलब ये होता है कि कोई भी गिवन प्रोसेस है और उसके पास कोई भी रिसोर्सेज हैं तो हम फोर्सफुली प्रोसेस को रोक के उस रिसोर्स को नहीं ले सकते. इट हैज टू बी वॉलंटरली रिलीज्ड बाय द प्रोसेस. और चौथा है फ्रेंड्स कि द प्रोसेसेस आर सर्कुलरली वेटिंग फॉर ईच अदर फॉर रिसोर्सेज. इसका ये मतलब होता है कि अगर हमारे पास P1, P2, P3 ये 3 प्रोसेसेस हैं तो P1
जिस प्रोसेस के लिए वेट कर रहा है वो P2 के पास है, और P2 जिस रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है वो P3 के पास है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, P1 को जो रिसोर्स चाहिए वो P2 के पास है, और P2 को जो रिसोर्स चाहिए वो P3 के पास है, एंड सिमिलरली P3 को जो रिसोर्स चाहिए वो P1 के पास है। तो एक तरीके से ये साइकिल बन गया है जिसमें न तो P1 अपना रिसोर्स छोड़ेगा, न तो P2 छोड़ेगा, न ही P3 छोड़ेगा। तो हमारा एक सर्कुलर वेट की तरह ये कंडीशन बन जाएगी। तो अगर ये चारों कंडीशंस किसी सिस्टम में साइमल्टेनियसली अकर करती हैं तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली उस सिस्टम में डेडलॉक है। हम देखेंगे डेडलॉक प्रिवेंशन के टेक्निक्स। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू डिससेटिस्फाई म्यूचुअल एक्सक्लूजन बिकॉज ऑफ शेयरेबल एंड नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज। होता क्या है फ्रेंड्स कि कभी कभार हमें एक फाइल या जैसे भी कोई भी ऐसी चीज़ डेटाबेस हुआ, वो हमें क्या चाहिए होता है, वो हमें अगर इंडिविजुअली चाहिए होता है तो इंडिविजुअली नहीं मिल सकता, क्योंकि वो शेयरेबल रिसोर्स है, सारे प्रोसेस उसी को शेयर करते हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम हर टाइम पे डिससेटिस्फाई नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डेडलॉक। दूसरा है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का ये मतलब होता है, सबसे पहली टेक्निक इसमें ये है कि हम सारे रिसोर्सेज जो है किसी प्रोसेस को जो रिक्वायर्ड होता है वो असाइन कर दें। अगर हम ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो लो डिवाइस यूटिलाइजेशन होता है, मतलब कि इससे जो भी प्रोसेसेस हैं वो ले नहीं सकते हैं, मींस डिवाइस का जो यूटिलाइजेशन होगा इस प्रोसेस के थ्रू या इस स्ट्रेटजी के थ्रू वो बहुत कम होता है। देन दूसरा है कि द प्रोसेस शुड रिलीज ऑल द रिसोर्सेज बिफोर मेकिंग अ न्यू रिक्वेस्ट। इसका ये मतलब होता है कि कोई भी रिक्वेस्ट लेने से पहले जितने भी उसके पास एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं उसको रिमूव करना। तो अगर हम ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि कभी भी किसी प्रोसेस को उसके सारे रिसोर्सेज ना मिले, तो देन इट विल फेस स्टारवेशन। थर्ड है नो प्रीएम्पशन। अब इसमें कुछ पॉइंटर्स हैं कि प्रोसेस P1 इज इफ इट इज रिक्वेस्टिंग अ रिसोर्स R1, इफ R1 इज अवेलेबल देन इट विल बी एलोकेटेड टू P1। अगर R1 अवेलेबल है तो वो P1 को एलोकेट हो जाएगा। अगर R1 बिजी है, मतलब अभी वो खाली नहीं है, देन इट इज एलोकेटेड, इट मीन्स दैट इट इज एलोकेटेड टू अदर प्रोसेस दैट इज P2। इफ P2 इज इन एग्जीक्यूशन देन इसका मतलब कि P1 को वेट करना पड़ेगा। अगर P2 इज नॉट इन एग्जीक्यूशन एंड इज वेटिंग फॉर सम अदर रिसोर्स देन वी विल प्रीएम्प्ट P2 एंड टेक R1 फ्रॉम इट एंड गिव इट टू P1। अब प्रोसेस होता है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में क्या होता है कि हर रिसोर्स को एक यूनिक न्यूमेरिकल नंबर मिलता है। अब जो ये यूनिक न्यूमेरिकल नंबर मिल रहा है, प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट अ रिसोर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन्यूमरेशन। जैसे अगर P1 ने R7 मांगा तो सबसे पहला प्रोसेस है तो इसको मिल जाएगा, ग्रांट हो जाएगा। फिर P1 ने R5 मांगा तो दैट इज नॉट ग्रांटेड, क्योंकि R7 ऑलरेडी मांग चुका है एंड 5 इज नॉट ग्रेटर देन 7। फिर P1 ने R9 मांगा देन इट इज ग्रांटेड। तो इसमें ऐसा होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम रिसोर्सेज को मांग सकते हैं तो हमारी विश फुलफिल हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डेडलॉक डिटेक्शन एंड डेडलॉक रिकवरी। तो डेडलॉक डिटेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर सारे रिसोर्सेज सिंगल इंस्टेंस टाइप के हैं, मतलब कि हर रिसोर्स के पास केवल एक इंस्टेंस है या एक कॉपी है, then cycle in the resource allocation graph is necessary and sufficient condition for occurrence of deadlock। तो अगर resource allocation graph में जो हमारी साइकिल होगी that is a necessary and sufficient condition deadlock होने का। अगर सारे रिसोर्सेज सिंगल इंस्टेंस टाइप के नहीं होते हैं then cycle in the resource allocation graph is necessary but not a sufficient condition for the occurrence of deadlock। अगर रिसोर्सेज मल्टीपल टाइप के हैं तो हम बैंकर्स एल्गोरिथम यूज करेंगे। अब बैंकर्स एल्गोरिथम क्या होता है हम ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वेदर वी आर एबल टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग नीड ऑफ ऑल द प्रोसेसेस विद द करंट अवेलेबल रिसोर्सेज। अगर हम सेटिस्फाई कर पाते हैं करंटली रिमेनिंग नीड फॉर ऑल द प्रोसेस विद अवेलेबल रिसोर्सेज देन डेडलॉक डज नॉट एग्जिस्ट, अदरवाइज इट एग्जिस्ट्स इन द सिस्टम। अब डेडलॉक रिकवरी क्या होता है? डेडलॉक रिकवरी का ये मतलब होता है कि किल ऑल दी प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन दी डेडलॉक वन आफ्टर दी अदर। एक के बाद एक हम जितने भी प्रोसेसेस होते हैं डेडलॉक में उनको किल कर देते हैं। दैट इज क्राइटेरिया इज प्रायोरिटी। जनरली a low priority process is selected first to be killed। तो जनरली क्या होता है हमारा लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस जो होता है दैट इज सेलेक्टेड एंड इट इज किल्ड। परसेंटेज ऑफ प्रोसेस कंप्लीशन, द प्रोसेस व्हिच इज मोर कंप्लीटेड इज नॉट किल्ड। तो जो कम कंप्लीशन वाला प्रोसेस होता है उसको हम किल करते हैं। एंड ऑल्सो वी किल दोज प्रोसेसेस व्हिच आर होल्डिंग मोर रिसोर्सेज। तो सेकेंड आता है रिसोर्स प्रीएम्पशन। इसका ये मतलब होता है कि अगर सारे एल्गोरिथम अगर
कुछ रिसोर्सेज एक प्रोसेस के पास है जो कि डेडलॉक में है, तो उस प्रोसेस के रिसोर्सेज को हम प्रीएम्प्ट करके दूसरे जो प्रोसेसेस हैं इन्वॉल्व डेडलॉक में उनको दे देंगे, ताकि हम सिस्टम को रिकवर कर पाए डेडलॉक से। तीसरा है ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम। इट यूजुअली मींस इग्नोर द डेडलॉक। इसका ये मतलब होता है कि आप सिस्टम या तो रिस्टार्ट कर दो इन ऑर्डर टू किल ऑल द प्रोसेसेस, और या तो आप इग्नोर कर दो डेडलॉक को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने डेडलॉक डिटेक्शन और डेडलॉक रिकवरी देखी। अब नेक्स्ट क्लास में हम बैंकर्स एल्गोरिथम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स ऑल एंड बाय।